महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। एनसीपी नेता अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में हुए शामिल। राजभवन में ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। छगन भुजबल समेत 8 और विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में जन स्वाभिमान रैली को किया संबोधित। कहा, समाजवादी पार्टी बीएसपी की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से मिली निजात। कानून व्यवस्था हुई ठीक। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर संवैधानिक मान्यता देने का किया काम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की प्रेस वार्ता। कहा, मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किए अभूतपूर्व कार्य। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज दुनिया को पीएम मोदी पर विश्वास है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर फिर हिंसा। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिनहाटा हिंसा के घायलों से की मुलाकात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार में फुलवारी शरीफ और दरभंगा में की छापेमारी। एक संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े होने के मिले सबूत। मानसून के कारण कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, बंगाल तक कई जगहों पर बारिश की जताई संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति की ली जानकारी। और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन सोमवार से शुरू। खिताब के प्रबल दावेदार नोवाक जोकोविच की नजर अपना 24 ग्रैंड स्लैम जीतने पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां एनसीपी नेता अजीत पवार आज बीजेपी गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। दरअसल एनसीपी नेता अजीत पवार ने बगावत कर दी, जिसके बाद वो अन्य एनसीपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा छगन भुजबल, दिलीप राव पाटिल, अदिति तटकरे समेत 8 और एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ आने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार का अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत पवार के सरकार में शामिल होने को लेकर कहा कि जब किसी कर्मठ और योग्य नेता के फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है तो ऐसा कदम उठाना लाजमी है। पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजॉरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है
उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें सत्ता और कुर्सी का कोई लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? कुर्सी नहीं है, हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। वहीं अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए वो सरकार के साथ आए हैं। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना स्टेट का देखते हैं, अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। श्यामा, जिस तरीके से आज का पूरा घटनाक्रम रहा है, क्या उसके बाद में अभी तक कोई प्रतिक्रिया शरद पवार की तरफ से सामने आई है? देखिए, शरद पवार की तरफ से प्रतिक्रिया ज़रूर आई है और उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी है कि जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय अजीत पवार और उनके समर्थकों ने ली हुई है वो पार्टी के तहत, अगर पार्टी की स्टैंड की बात करें तो उससे अलग है। ये स्टैंड एनसीपी की स्टैंड नहीं है। साथ ही अगर हम ये कहें कि शरद पवार ने और क्या कहा है, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 6 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई थी जहां पर काफ़ी पार्टी के अहम जो मुद्दे हैं वो डिस्कस करने वाले थे वहां पर, लेकिन उसके पहले ही ये आज का जो एक घटनाक्रम हुआ है वो हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जो पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है 6 तारीख को, उसमें कौन कौन शामिल होता है और क्या उसके ऊपर चर्चा होती है। क्योंकि अगर हम अजीत पवार की माने तो जो अब महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगर माने तो पूरी पार्टी उनके साथ है, उन्हें पूरे पार्टी का समर्थन प्राप्त है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया बिना नाम लेते हुए कि सभी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल शरद पवार जो हैं वो थोड़ी नाराज़गी बनी हुई है और कोशिश अब यही रहेगी कि जो दोनों में मनमुटाव है वो यहाँ पर से एक तरीके से सॉल्व करने में दोनों लग जाएंगे। क्योंकि पार्टी की अगर भविष्य की अगर हम बात करें तो यही होगा, क्योंकि पहले भी हम बात कर रहे थे कि शरद पवार के पास में अब जो उनकी तबीयत है, वो तबीयत या उम्र की बात करें, फिर ऐसा समय नहीं
नहीं आ सकता कि फिर एक साथ में समर्थकों को जुटा पाएं, पूरे एक नए पार्टी बना सकें। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो अजीत पवार के पास जा चुकी है, ऐसा वो दावा करते हैं। और साथ ही आगे आने वाले कोई भी चुनाव हैं, पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए या जो महाराष्ट्र में जो सबसे अहम चुनाव है बीएमसी की बात कर लीजिए, उन सभी पे अजीत पवार ने कहा है कि वो एनसीपी के सिंबल पे ही और एनसीपी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये यहाँ पर काफी साफ हो चुका है कि अजीत पवार के पास एक मोटा नंबर है अपने साथ में समर्थकों का, विधायकों का, जो वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं और इसी वजह से सारा जो एक कॉन्फिडेंस है वो उनके पास नजर आ रहा है। जी श्यामा, इससे पहले जब शिवसेना में इस तरीके से दरार हमें देखने को मिली थी तो उस वक्त ये सामने आ रहा था कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, यानी कि शिवसेना का जो सिंबल है और नाम है वो असल में किसके पास रहेगा। तो क्या एनसीपी में भी आगे आने वाले समय में इस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है कि एनसीपी का जो पार्टी का नाम है वो और सिंबल किसके पास जाएगा, इसको लेकर कुछ तनातनी या कुछ चीजें? देखिए, तनातनी तो बिल्कुल शुरू हो ही चुकी है और अजीत पवार अगर इसमें से बाहर निकले हैं तो हम समझ ही सकते हैं कि पार्टी में क्या मनमुटाव पहले से शुरू होगा। जी बहरहाल यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से शिवसेना टूटी, रहकर वहां से पहले जो एकनाथ शिंदे एक नंबर लेके अपने साथ निकले थे, उसके बाद में रह के बहुत सारे जो विधायक है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के जो गुट के थे, वो एकनाथ शिंदे से जुड़ते गए, अभी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन वहीं एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार दावा करते हैं कि सभी का समर्थन उनके पास है। ऐसे में अगर उनके पास सभी का समर्थन है तो ये गुंजाइश रह ही नहीं जाती है कि कोई मनमुटाव हो अंदर। लेकिन ये जग जाहिर बात है कि जो दो एक वहां पर गुट हुई है, क्योंकि सुप्रिया सुले जो शरद पवार सुप्रीमो जो है एनसीपी के, उनकी जो बेटी हैं, कई बार ये बात की गई कि पार्टी का नेतृत्व अब सुप्रिया सुले करेंगी, जिसकी वजह से अजीत पवार और उनके साथ में जो समर्थक हैं, उनके साथ में जो विधायक हैं, वो नाराज होते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब जो प्रक्रिया होगी या एक तरीके से कोशिश होगी दोनों गुट में बातचीत से सब चीज़ ठीक करने की होगी, क्योंकि एनसीपी यहाँ पर टूटे ये कोई नहीं चाहेगा, ना शरद पवार चाहेंगे ना अजीत पवार चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण इलेक्शंस भी मुंबई में या महाराष्ट्र में आने वाले हैं और ऐसे समय में कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी नुकसान हो। लेकिन जो एनसीपी है वो दोनों गुट अभी फिलहाल यूज करना चाहेगी, तो एक बीच का रास्ता दोनों ही गुट को अपनाना पड़ेगा कि किस तरीके से पार्टी को बचाया जा सके, साथ ही आगे की जो एक कार्रवाई है वो भी अपनाई जा सके। यानी कि उम्मीद है कि जो नाराजगी इस वक्त सामने आ रही है एनसीपी के अंदर वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना होगा जो आगे आने वाले समय में एनसीपी की बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, हमें इंतजार तो बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। शरद पवार ने जो मीटिंग बुलाई हुई थी 6 तारीख को, अब ये हो सकता है कि मीटिंग तुरंत बुला ली जाए, ये हो सकता है कि अजीत पवार अपनी तरफ से अपनी मीटिंग बुलाएं और उसमें एक तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन होता है या जो आंकड़ों का एक प्रूफ करने का एक तरीका होता है वो इन दोनों ही गुट में हो सके। लेकिन मोटा मोटी हम यही समझ सकते हैं कि एक बार जब सरकार में जो गुट आ जाता है, स्वाभाविक है कि दूसरा गुट जो होता है वो अपने आप ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि हम अभी भी फिलहाल देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें अभी भी एकनाथ जो एक उद्धव ठाकरे की जो गुट है उसमें से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एनसीपी कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेना चाहेगी पास्ट से, और किस तरीके से वो बेहतर परफॉर्म कर सकें वो इस चीज़ के ऊपर सीख ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक थर्ड पार्टी की तरह जुड़े हुए हैं सरकार में। पहले भी ये बात होती रही है कि जब एमवीए की सरकार थी तो लोग करते थे चर्चा कि ये यहाँ पर ऑटो रिक्शा की सरकार है। अब जब यहाँ पर फिर से एक बार 3 पार्टी की सरकार हो रही है, एनसीपी के सामने एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है, न सिर्फ एनसीपी के सामने बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से वो इस बात को झुटलाएं कि ये ऑटो रिक्शा की सरकार नहीं है, 3 पहिए की सरकार नहीं है, और ये डेवलपमेंट के लिए एक साथ आके बिना कोई रुकावट के काम कर सकते हैं। क्योंकि एनसीपी भी अब जिस तरीके से वो उन्होंने बयान दिए हैं, छगन भुजबल की बात कर लीजिए जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, या उद्धव ठाकरे या माफ कीजिए अजीत पवार की बात कर लीजिए जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है,
दोनों ने ये कहा है कि विकास के लिए वो काम करना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है कि जो नेतृत्व वो कर रहे हैं उनके ही नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है बिना रुकावट के। वो ये भी मानते हैं कि पिछले कई बार में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की या प्रधानमंत्री की कई चीज़ों के ऊपर में उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, लेकिन वो जानते हैं कि अगर देश को कोई आगे ले जा पाएगा एक कड़े और एक सही नेतृत्व में, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और इसीलिए वो जुड़ना चाहते हैं इस सरकार के साथ में, ताकि विकास के साथ में वो हो सके और साथ ही जो अहम मुद्दे उनके सामने हैं वो उसमें सहभाग हो सके और वो काम सरल तरीके से कर सके। जी श्यामा, जिस तरीके से अभी आपने नाम लिया उद्धव ठाकरे, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर आज के? जी नहीं, अभी हम रुके हुए हैं। उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आनी है उनकी तरफ से रुके हुए हैं, लेकिन एक ये हम समझ सकते हैं जो चोट उन्हें लगी थी वो यहाँ पर फिर से एक बार गहरा होता हुआ या ताज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके सरकार जो थी वो सरकार सिर्फ गिरी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी तहस नहस हो गई थी। एमवीए की बात भी आप कर रही थी कि एमवीए का कोई वजूद नहीं रह गया। तो एक बार जब उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी थी तभी एमवीए का सरकार जो था वो उसका वजूद ख़त्म हो चुका था, लेकिन हालांकि जो पार्टी के लोग थे, पार्टी के कार्यकर्ता या जो समर्थक थे, उन्होंने ज़रूर कहा था कि जो आगे के जो चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, वो एमवीए के अंडर ही लड़ेंगे, लेकिन वो होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आया और होता हुआ अब नज़र भी आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब एक जो शिवसेना की बात करें तो उसमें उद्धव ठाकरे के नाम पे बहुत कम जो उनकी तरफ से समर्थक हैं वो बच गए हैं और बचा एक कांग्रेस पार्टी। अब अगर देखा जाए तो फ्रेश यहाँ पर ताज़ा कार्रवाई अगर करने की बात करें हम, तो वो ये हो सकता है कि एक जो असेंबली जब नई असेंबली होगी तब उसमें एक विधायक, उसमें एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाना होगा, क्योंकि सारे जो पार्टी हैं अब वो कांग्रेस को छोड़ के अब वो आ चुके हैं सरकार में, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना जाएगा। तो उस प्रोसेस के लिए भी हमें रुकना होगा और साथ ही ये भी देखने के लिए हमें रुकना होगा कि ये जो नई सरकार बनी है आज 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में और एक मुख्यमंत्री के साथ में किस तरीके से कार्य करती है, क्योंकि जब 1 साल पहले देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जब बने थे, तो जो जितने भी विकासशील काम थे या जो भी रुके हुए काम थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गति मिली थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फास्ट वॉर फुटिंग के ऊपर काम होने लगे थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या जो जनता की पॉलिसी स्कीम्स की बात कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर चले हुए थे। तो अब ये देखना होगा कि जो नया एक थर्ड पार्टी इसमें जुड़ा हुआ है सरकार में, वो किस तरीके से इसे धक्का लगाती है और काम और ज्यादा तेज गति से होती है। बिल्कुल, और इसे लेकर ये कहा भी जा रहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार, हालांकि अभी तक ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब होता था नगर में जो सरकार है वो और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी, एनसीपी और साथ ही शिवसेना, अब ये तीनों मिलकर किस तरीके से काम करेंगे इस पर तो हम सभी की नजर है ही, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आपने और जो वहां की जनता है उससे भी थोड़ी बहुत बात की होगी, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन अभी निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जनता की बात करें तो जनता काफ़ी ज़्यादा चौंक चुकी थी जब ये निर्णय आया कि उप मुख्यमंत्री की शपथ अब अजीत पवार ले रहे हैं, क्योंकि 1 ही साल हुआ है महाराष्ट्र की सरकार को, नई सरकार को बनकर, और ये जब एक साल पहले जब सरकार बनी थी तो उसके भी 10 दिन पहले, 10 दिन से ज़्यादा पूरा एक ड्रामा चला है, हाई वोल्टेज ड्रामा चला है जो महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, जिया है उसे। और उसके पहले भी जब इलेक्शंस पूरे हुए थे, जब रिजल्ट आई थी, तो किस तरीके से शिवसेना बीजेपी अलग हुए थे, कांग्रेस एनसीपी अलग हुए थे, फिर साथ आए, फिर अलग हुए, ये सारा जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो चलता ही रहा है। तो आज का जो न्यूज आया, आज का ये जो घटनाक्रम हुआ, जनता उससे जरूर चौंकी हुई है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र की अब जो पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की जब जो राजनीति है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल हो ही चुकी है, और क्या होगा क्या नहीं होगा उसे उसकी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम रुके हुए हैं कि आगे जो खबर आती है हम उसके लिए रुके हुए हैं कि कैसे
कैसे सरकार चलती है, कैसे जी। और उसमें एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं। जी। बस हम जो सिट बैक एंड रिलैक्स की बात होती है वो उस तरीके से जनता अभी फिलहाल उन्होंने मोड़ लिया हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस खबर पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो वाकई अब देखना होगा कि आगे और जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो किस करवट लेती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया। इस मौके पर वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। इस अवसर पर अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा की विघटनकारी नीतियों से छुटकारा मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सरकार में पिछड़े समाज के कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि अब भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे, हमारे जवानों को मार के चले जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना को ऑर्डर दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साबरमती रिवर फ्रंट में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ भी किया। साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार साबरमती रिवर क्रूज अब एक सप्ताह बाद व्यावसायिक आधार पर भी चालू हो जाएगा और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज को 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। क्रूज को पिछले फरवरी में वलसाड़ के उमरगांव से रिवर फ्रंट पर लाया गया था। अहमदाबाद में लग्जरी रिवर क्रूज को मेक इन इंडिया अभियान के तत्वाधान में भारत में निर्मित पहला यात्री कैटामरन क्रूज होने का भी गौरव प्राप्त है। ये स्वदेशी विनिर्माण और इनोवेशन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि वो जब अहमदाबाद आएंगे तो वहां के लोगों के साथ इस क्रूज पर डिनर करेंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली में सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र के कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस मौके पर सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र ने एक समृद्ध भविष्य को अपनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा साथ साथ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जो प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति और परिवर्तनकारी परिवर्तनों पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के 10 वर्षों के दौरान क्षेत्र में औसत वार्षिक आवंटन 43,587 करोड़ रुपए था, जो एनडीए सरकार के तहत दोगुने से भी अधिक 99,278 करोड़ रुपए हो गया। बीते 9 वर्षों में 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 16 एम्स स्थापित किए गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत एक नॉलेज सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है भारत। कभी कभी हमारे कवियों ने इसीलिए इसको कहा कि हस्ती ऐसा है कि मिटती ही नहीं है, ये रिन्यू होते जाता है, कॉन्टेक्चुअल होते जाता है। जो आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसी की उपज है। भारत की नॉलेज सिस्टम और दुनिया की चैलेंजेस, ये दोनों की ब्लेंड किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2013-14 में 28.6% थी, जो बढ़कर 2019-20 में 40.6% हो गई। एमबीबीएस सीटों में 97% की वृद्धि हुई, जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 1,01,043 हो गई है। एम्स दिल्ली में होता था, बाद में एम्स के एक दूसरा सेंटर बना कहीं। अटल जी आए तो उसको थोड़ा देश के अंदर फैलाव कराया, 6 बना। फिर 10 साल की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, 1 एम्स उन्होंने जोड़ा, 1, 6, 1। उस 1 की तुलना अभी 9 साल के अंदर 15 के साथ होती है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झारखंड की, जहां रांची के हरमू बाजार इलाके में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2 बाइकों के आपस में टक्कर होने से दोनों पक्षों में हिंसा की स्थिति पैदा हुई। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बलों को फिलहाल तैनात किया गया है। रांची के सिटी एसपी सुभांशु जैन के अनुसार झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं। इसे लेकर एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि दोषियों को जेल भेजने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां गीता कॉलोनी में लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। रविवार की सुबह करीब 2 दुकानों में भीषण आग पर घंटों मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। आग क्यों लगी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने में जुटी स्थानीय पुलिस ने रिहायशी इलाका होने की वजह से आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया था और इस आग में 2 बुजुर्ग दंपत्ति फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। झील खुरंजा में आग लगी हुई थी, आग काफ़ी भीषण थी। इससे पहले ही हमारे पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी के पुलिस कर्मियों को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और वो पहले ही वहाँ जा चुके थे। आग बहुत ज़्यादा थी तो उस बिल्डिंग में नीचे से एंट्री करना बहुत मुश्किल था, तो वो साइड वाली बिल्डिंग से ऊपर चढ़े। उन्होंने गेट तोड़ के, जो वहाँ पे एक बुजुर्ग कपल था, उनको जो 62 साल और 61 साल के थे, चंद्रावती और होतीलाल, इनको रेस्क्यू किया और वहाँ से उनको ऊपर बिल्डिंग में लाके और फिर पास वाली बिल्डिंग में से लेके उनको वापस नीचे जाके पूरा रेस्क्यू किया। उसमें उनको कोई चोट, किसी को इस तरीके से कोई चोट नहीं आई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।